Good morning to all the viewers. Now this is the next part in money and banking, which is the banking part. तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैंकिंग पार्ट क्या होता है, बैंक क्या होता है, उनके बारे में डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो बैंकिंग पढ़ने से पहले वी शुड नो दैट व्हाट इज़ अ बैंक। सबसे पहली बात तो ये होती है कि बैंक क्या होता है। तो बैंक के बारे में हम देख लेते हैं बैंक क्या होता है। तो बैंक जो है ये बहुत पुराने शब्द से निकला हुआ है। एक ओल्ड जर्मनी में जो जर्मन वर्ड होता था, ओल्ड जर्मनी में, वहाँ इसको बोला जाता था बैंक, BANCK, जिसका मतलब होता था टेबल। इसी सेम बैंक शब्द को ओल्ड फ्रेंच में, या हम कहते हैं ओल्ड, पहले इटली का देख लेते हैं, ओल्ड इटालियन लैंग्वेज में इसको अलग तरीके से बोला था। इसी बैंक को इसको बैंक का बोलते थे वहाँ। बैंक मीनिंग वॉज द सेम। देन द सेम इन अदर लैंग्वेज, जैसे कि फ्रेंच में बात कर रहे हैं हम, तो फ्रेंच में इसको बैंक क्यू बोलते थे, इसको बैंक ही प्रोनाउंसिएट करते थे, लेकिन इसका स्पेलिंग ये रहता था, ये मीनिंग वॉज द सेम। और इंग्लिश जब आया बहुत देर बाद, तो इन दैट इंग्लिश वी टर्म इट एज बैंक, BANK। तो ये हमारा, इसका कहाँ से, इटोमोलॉजी इसको कहते हैं, टाइमोलॉजी, किस तरीके से इसका वर्क किया उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहला जो था स्टार्टिंग में तो कैसे था और बाद में कैसे कैसे हुआ उसके बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहली बार जर्मनी में जो है इसको केवल बैंक कहते थे, BANCK, विच मीन्स टेबल। टेबल मतलब होता क्या था उस समय कि एक जनरल टेबल की बात होती थी। टेबल पे जो है दो साइड लोग अपना बैठते थे, और इन लोगों का क्या काम रहता था, ये लोग अपना एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन, इधर से अपना एक्सचेंज का ट्रांजेक्शन, अपना एक्सचेंज का, दोनों ट्रांजेक्शन यहाँ पे प्लेस होता था। अब इसी ट्रांजेक्शन के बेसिस पे फिर आगे की चीज़ें होती थी। तो इसीलिए इन लोगों ने इस टेबल को ही, इसी टेबल का नाम इन्होंने बैंक रख दिया था, BANCK। ये जर्मनी वाले इसी को बैंक का नाम रख दिए, और कहे कि कहीं भी ऐसा जगह जहाँ पे कि जो कोई भी ऐसा सराउंडिंग जहाँ पे कि हम लोग एक्सचेंज का काम करते हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो बैंक कहेंगे अकॉर्डिंग टू देम। उसके बाद फिर चीज़ें फिर जैसे जैसे आते गए, फिर इटली में गया तो वहाँ लोगों ने ये कर दिया, जैसे जैसे करके बदलते चला गया। अब हम बात करते हैं कि बैंक सबसे पहले स्टार्ट कैसे कैसे क्या हुआ था। तो बैंक के बाद हम दूसरा शब्द देख लेते हैं बैंकिंग के बारे में, कि बैंकिंग क्या होता है। तो बैंकिंग तो सिंपल है। बैंकिंग कोई भी ऐसा बिजनेस जो कि बिजनेस विच इज़, कोई भी ऐसा बिजनेस विच इज़ एक्सेप्टिंग और रिसीविंग मनी इन डिफरेंट अकाउंट्स हम बात कर सकते हैं, अलग अलग अकाउंट्स में हम जमा करते हैं, एंड एडवांसिंग मनी थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स में, लोन के थ्रू, ओवरड्राफ्ट के थ्रू, ये सब फॉर्म्स इसके हो सकते हैं। वी विल डिस्कस इन लेटर। तो बैंकिंग क्या होगा, बैंक का मतलब तो आपको समझ में आएगा। बैंक का मतलब उस पुराने समय में हिस्ट्री इसकी यही थी कि इसको बैंक का मतलब टेबल होता था। टेबल मतलब वेयर द एक्सचेंज ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस। बट जब बैंकिंग आया तो बैंकिंग को लोग ऐसा बिजनेस बनाने लगे। तो बिजनेस में क्या हुआ, विच इज़ एक्सेप्टिंग और रिसीविंग मनी इन डिफरेंट अकाउंट्स, कई तरीके से खाते, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, करेंट अकाउंट में हम लोग पैसे जमा करते हैं। और देन बैंक एडवांसेस लोन्स, या बैंक एडवांसेस मनी थ्रू डिफरेंट फॉर्म्स में आपका लोन आ जाएगा, फिर OD आ जाएगा, ओवरड्राफ्ट हो गया, फिर और कई तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स, मीडियम टर्म लोन्स, ये सारे उसके अलग तरीके होते हैं। अब बात करते हैं बैंकर कौन होता है, हु इज़ अ बैंकर। तो बैंकर क्या होता है, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन इन्वॉल्व इन द, सिंपल डेफिनेशन में लिखवा दे रहा हूँ ताकि आपको आसान रहे याद करने में, बहुत ज़्यादा टिपिकल हम हैं, टिपिकल पढ़ाते हैं। तो बैंकर क्या होगा, एनी पर्सन इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, यानी कोई भी आदमी जो बैंकिंग का बिजनेस कर रहा हो उसको हम लोग सिंपली क्या कह सकते हैं कि ही और शी इज़ अ बैंकर। अब ये एनी पर्सन हो या ग्रुप ऑफ पर्सन हो, अब ये ज़रूरी ना हो कि पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है कि भाई कोई इंस्टीट्यूट हो। अब इंस्टीट्यूट होगा तो फिर बात आती है कॉरपोरेटेड हो, कॉरपोरेटेड और नॉन कॉरपोरेटेड दोनों हो सकता है, कोई इसमें वो नहीं हो सकता। जैसे पहले के जो हमारे यहाँ ज़मींदार साहूकार होते थे वो लोग भी तो यही काम, बैंकर ही थे, वो लोग भी सेम काम करते थे, बैंकिंग का बिजनेस करते थे, लेकिन देवर नॉन कॉपरेटेड। नॉन कॉपरेटेड मतलब उनका कोई अपना संस्था नहीं था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, बस घर बैठ के वो पैसा देते थे और उस पर दे टेक इंटरेस्ट,
और इंटरेस्ट तो इतना ज़्यादा होता था कि उनकी पूरी पीढ़ी निकल जाए लेने वालों की और इंटरेस्ट उसमें पे नहीं हो पाता था। तो ये हो गया हमारा 3 चीज़। पहली बात बैंक, तो बैंक मतलब बैंक शब्द से आया है जिसका मतलब होता है टेबल। टेबल मतलब टेबल इज़ अ प्लेस वेयर एक्सचेंज ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस इन द ओल्डर टाइम्स। उसके बाद फिर बैंकिंग क्या होगा, तो बैंकिंग का ये बात हो गया। और बैंकर कौन हो गया, तो बैंकर आपका ये हो गया। सबसे पहली बात बैंकिंग जो स्टार्ट हुई थी वो हमको आई थिंक इट वाज इन 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी में। और इटली वाज द प्लेस वेयर फर्स्ट टाइम बैंकिंग स्टार्टेड। इटली के पहले भी लोग करते थे, ऐसी बात नहीं है, जर्मन्स वगैरह उसके पहले करते, लेकिन जो प्रॉपर बैंकिंग होता है जिसको हम लोग समझते हैं बैंकिंग, वो यहीं से स्टार्ट हुई, 14th सेंचुरी में इटली से स्टार्ट हुई। उसके बाद धीरे धीरे फिर चीज़ें बढ़ती गई अलग अलग कंट्रीज़ में। अपने यहाँ भी जो है इंडिया में भी काफ़ी समय पहले जब ब्रिटिशर्स होते थे तभी हमारे यहाँ बैंक ऑफ हिंदुस्तान हुआ करता था, काफ़ी सबसे पहला बैंक और सबसे पुराना बैंक हुआ करता था। फिर इंपीरियल बैंक था अपने पास। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। तो पहला जो सबसे अभी तक जो ओल्डेस्ट मर्चेंट बैंक है जो अभी भी चल रहा है वो आपका है बेरनबर्ग बैंक। अभी भी है, ओल्डेस्ट है, अभी वर्किंग है। इसको भी एक ग्रुप ऑफ फैमिली वाले बनाए थे और इसको अभी तक चला रहे हैं, चलते चला जाएगा। फिर उसके अलावा फिर और भी कई सारे थे, कई सारे बैंक्स आते गए। तो इसमें जो बैंक ऑफ इंग्लैंड था उसका भी नाम इसमें ले लेते हैं, क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड फर्स्ट टाइम जो है परमानेंट पेपर करेंसी का यूज़ किया था। बैंक ऑफ इंग्लैंड पेपर करेंसी क्या देखिए हम, फर्स्ट टाइम इशूड परमानेंट बैंक नोट। जो बैंक नोट्स हम लोग देखते हैं वो फर्स्ट टाइम इन्होंने इशू किया था, बैंक ऑफ इंग्लैंड वालों ने। तो ये बैंकिंग का हमारा थोड़ा सा हिस्ट्री है। अभी क्या अपने सिलेबस में जो है बैंकिंग का इतना हिस्ट्री वगैरह नहीं है। इन द सिलेबस ऑफ CBSE क्लास 12 देयर इज़ ओनली 2 पार्ट्स। बैंकिंग को हम यहाँ पे कैटेगराइज करेंगे इन 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज़ द कॉमर्शियल बैंक एंड सेकेंड पार्ट इज़ द सेंट्रल बैंक। अपने को बस यही 2 पार्ट पढ़ना, इसी दोनों पार्ट से मतलब, बाकी किसी पार्ट से मतलब नहीं है। आगे हिस्ट्री वगैरह और बेटरमेंट के लिए आप देख सकते हैं। तो कमर्शियल बैंक के बारे में क्या होता है, कमर्शियल बैंक होता क्या है, क्या इसके फंक्शंस, तो CBSE ने हटा ही दिया, फिर भी हम फंक्शंस को देखेंगे, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि केवल CBSE का एग्जाम देके नहीं रहना, आगे भी हमको जाना है, कॉम्पिटिशन्स क्रैक करना है। तो वी वुड डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक और क्रेडिट क्रिएशन इन कमर्शियल बैंक। ये इसमें हम लोग पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक चैप्टर में या टॉपिक में। और सेंट्रल बैंक में भी पढ़ेंगे हम लोग, सेंट्रल बैंक क्या होता है, व्हाट इज सेंट्रल बैंक, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके बारे में वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट। तो अभी हम लोग थोड़ा सा कमर्शियल बैंक का लेआउट एक देख लेते हैं। कमर्शियल, व्हाट इज कमर्शियल बैंक, क्या इसके फंक्शंस होते हैं, उसके बाद उसी को हम लोग ब्रीफ करेंगे। सो दिस इज द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक, अब इसकी डेफिनेशन जो बहुत आसान सी होती है। कमर्शियल बैंक, कोई भी कमर्शियल बैंक होता है, इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which accepts deposits from the public and advances loans to the public। बस इतना सा डेफिनेशन है छोटा सा। ये कमर्शियल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड एडवांसेस लोन टू द पब्लिक। यानी सिंपली वी कैन से दैट कमर्शियल बैंक का मेन 2 ही काम हो गया, पैसा लेना, पैसा देना, सिंपल बात। और लेने वाले मामले में काफ़ी आगे रहती है, देने वाले मामले में काफ़ी पीछे रहती है, जो कि एक तरीके से नेचर भी है। तो अब डेफिनेशन तो इसमें बस इतना सही है। थोड़ा सा हम इसके जो है फंक्शंस में देख लेते हैं। तो मेन फंक्शंस अगर हम इसके निकालें तो मेन फंक्शंस हमारे पास 2 ही हो जाते हैं। पहला तो हो गया एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स का मतलब होता है पैसा जमा करना, और एडवांसिंग लोन्स। एडवांसिंग लोन्स का मतलब होता है लोन्स देना। मेन ये आपके 2 होते हैं। इन्हीं को हम लोग प्राइमरी फंक्शंस बोलते हैं। फंक्शंस को वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, पूरा डीप में हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे फंक्शंस को। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग केवल इसके 2 मेजर जो फंक्शंस है, जो प्राइमरी फंक्शंस है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी फंक्शन जो होते हैं इसके एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और एडवांसिंग लोन्स होते हैं। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट्स मनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अब डिफरेंट अकाउंट कौन से होते हैं तो हम लोग देख लेते हैं। पहला हमारा होता है सेविंग्स अकाउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं बचत खाता। नेक्स्ट होता है करेंट अकाउंट,
विच इज़ ऑल्सो नोन एज चालू खाता। और नेक्स्ट इज़ FD अकाउंट। FD अकाउंट का मतलब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे आप पैसा जमा करके लंबे समय तक छोड़ सकते हो। एक और इस कैटेगरी में आता है आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, एक इसको RD बोलते हैं। RD भी हम लोग खुलवाते हैं अपने, काफ़ी लोग इसको फेमस हैं RD के लिए। तो हम लोग अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे एक करके। पहले हम देख लेते हैं कि एडवांसिंग लोन्स में क्या क्या टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं अभी। एडवांसिंग लोन्स में सबसे पहले तो आ जाता है आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो बैंक देती है। ओवरड्राफ्ट सबको मिलता नहीं। फिर आपका हो जाएगा शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। ये लोन का अपना टाइप हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका डिमांड लोन्स भी रहते हैं, कुछ डिमांड लोन्स की वैसे भी कैटेगरी बंद हो गई है, डिमांड लोन्स कैटेगरी बन के। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा कैश क्रेडिट, हम लोग जब फंक्शंस में देखेंगे तो ओवरड्राफ्ट को अलग से सेकेंडरी फंक्शंस में भी देखा जाता है, लेकिन हम इसमें भी इसको पढ़ लेंगे, थोड़ा सा जान लेंगे इसके बारे में। तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में सेविंग्स अकाउंट सबसे आसानी से खुलता है। सबका जनरली लगभग 75% लोगों का सेविंग्स अकाउंट ही खुलता है। जब हम नॉर्मल बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं बैंक में, तो बैंक हमारा बचत खाता खोलता ही है। अब अपने पासबुक वगैरह जो आपके घर में होगी, मम्मी पापा या आपका खुद का हो, तो आप उस पर देख सकते हैं, उस पर लिखा होगा सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट का नेचर क्या होता है? इसमें आप पैसा कभी भी जमा कर सकते हैं, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। बशर्ते ये है कि अभी मिनिमम बैलेंस के जो क्राइटेरियाज हैं वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा, जो कि जैसे मिनिमम 1000 शुड बी इन योर अकाउंट। अगर आपका जीरो बैलेंस का अकाउंट है तो आपको कुछ भी आप मत रखिए, और नहीं तो जीरो बैलेंस का नहीं है तो यू हैव टू पुट एटलीस्ट 1000 और व्हाट द बैंक रिक्वायर्ड। अब इसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो वेरी करता है, 3 से 4% के बीच में वेरी करता है। कभी अगर गवर्नमेंट और बैंक खुश रही तो 5% भी हो जाता है, जनरली वो खुश होते नहीं हैं। उसके बाद फिर आपका करंट अकाउंट को चालू खाता इसलिए बोलते हैं कि जनरली ये बिजनेसमैन के लिए खुलता है, जनरली नॉट ऑलवेज। तो बिजनेसमैन बेचारे अमीर आदमी, उनको हमेशा पैसे की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो कभी कदार ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है कि भाई कोई बड़ी मशीन खरीदनी है उनको, तो अकाउंट हो गया जीरो, लेकिन पैसा अभी 50,000 60,000 या 1 लाख अभी चाहिए, तो क्या करेंगे? तो उस वजह से इनको करंट अकाउंट खुलवा लेते हैं कि ये पैसा ज़ीरो भी रख सकते हैं, बैलेंस इनका कोई पैसा नहीं कटेगा, और पूरा पैसा इकट्ठा उसमें भर भी सकते हैं, एक बार में ही पैसा ला के रख सकते हैं। उसके बाद आ गया आपका FD अकाउंट। इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है करंट अकाउंट में। FD अकाउंट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो होता है हाईएस्ट इसी में होता है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट अगर कहीं मिलता है तो आपको FD मिलता है इन कंपैरिजन ऑफ दिस। अब FD अकाउंट क्या होता है? आप एक बार पैसा, बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा है, अगर है तो थोड़ा इधर भी दीजिए, और बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप क्या करिए, पूरे पैसे को आप इकट्ठा करके और उसको एक सम ऑफ अमाउंट आप इन्वेस्ट कर दीजिए, बैंक में रख दीजिए। बैंक क्या करेगी, आप 2 साल 3 साल साल भर 6 महीने 3 महीने जब तक आपके लिए रखना हो, उस पर एक फिक्स इंटरेस्ट रहेगा, वो आपको मिल जाएगा। तो और लास्ट में मैच्योरिटी के समय आप दोनों जोड़ कर मिल जाता है। रिकरिंग डिपॉजिट्स इज समथिंग विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग्स एंड FD। अब इसमें क्या होता है, अब मान लीजिए आपके पास इकट्ठा पैसा नहीं है, 1 लाख रुपए आपको जमा करना था, लेकिन 1 लाख रुपए प्रेजेंट में मौजूद नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग? करेंगे कि हम 10,000 रुपये महीने का, हर मंथ 10,000 रुपये का एक लॉट बना लेते हैं। तो 1 लाख होने में कितना समय लगेगा? 1 लाख होने में लगेगा 10 महीने ना, कि 12, 10 मंथ में हो जाएगा। ये 10,000 इंटू कर देंगे तो हो जाएगा आपका सम एक्वायर्ड। अब 10 महीने तक हम हर महीने 10,000 रुपये बैंक में जमा करेंगे, और जिस दिन हमारा 1 लाख का टारगेट पूरा होगा, बैंक उस रिकरिंग को कन्वर्ट कर देगी आपके FD में, यानी 1 लाख रुपये आपका सेव होगा। अब ये उनके लिए होता है जो वैसे हमारे जैसे लोग हैं जो जिनके पास पैसे ज़्यादा नहीं हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग छोटा छोटा अमाउंट जमा करते हैं बैंक में। बैंक जब पूरा हो जाएगा तो हम उसको FD की तरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंटरेस्ट इसमें FD से कम होता है, लेकिन सेविंग से ज़्यादा होता है। तो ये हो गए आपके एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स के आपके कुछ पॉइंट्स, सेविंग्स, करंट, FD और रिकरिंग। अब बात करते हैं लोन वाला। ये ज़रूरी भी है, वैसे बैंक आपको लोन देती है नहीं जल्दी, फिर भी देख लीजिए। अभी पहले ओवरड्राफ्ट वाला हम समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे ख़त्म किया था बात करंट अकाउंट पे। मैंने बताया अगर बिजनेसमैन कोई मशीन लेने जाता है और बीच में उसको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, और एंड ही हैज़ जीरो बैलेंस इन हिज अकाउंट, देन व्हाट विल ही डू?
तो ऐसे केसेस में उसके पास एक ऑप्शन रहता है ओवरड्राफ्ट का। ओवरड्राफ्ट का ऑप्शन मतलब कि वो बैंक से थोड़े पैसे और निकाल सकता है, बैंक उसको परमिट करेगा तभी, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं कल हम लोग पहुँच गए बैंक और पैसा निकालने लगे हमको भी दे दो जीरो बैलेंस के बावजूद, वैसा कुछ नहीं मिलेगा। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उनको मिलती है, फैसिलिटी है तो उनको प्रोवाइड की जाएगी। बैंक बोलता है कि हाँ सर हम आपको दे सकते हैं क्योंकि आप हमारे लॉयल कस्टमर हैं, हमारे अच्छे कस्टमर हैं, तो आपको हम 50,000 तक एक्स्ट्रा दे सकते हैं अगर आप जीरो बैलेंस है आपके अकाउंट में और आपको ज़रूरत है। तो वैसे केसेस में जो कस्टमर होगा उसको महीने दिन का टाइम दिया जाता है कि आप उसको रिटर्न कर दीजिए। महीना दिन में कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज, वो जो बैंक अपने अपने हैं कि हम सपोज़ कर लेते हैं 1 मंथ का होता है और 1 मंथ के बाद अगर आप पैसा 1 मंथ से ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो थोड़ा बैंक आपसे इंटरेस्ट भी लेगी क्योंकि अब भाई बैंक का भी तो कमाना ही है ना। तो ओवरड्राफ्ट का फंक्शन हो गया ये। फिर होता है शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब साल भर के अंदर का लोन, मीडियम मतलब 1 से 5 साल और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 5 साल से ऊपर। तो अगर आप साल भर तक का लोन चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म लोन लीजिए, 1 से 5 साल के बीच में मीडियम टर्म, और 5 साल से ऊपर का अगर आप लोन चाहते हैं जो कि जनरली वो भी बिजनेसमैन को अवेल किया जाता है तो लॉन्ग टर्म लोन्स। अब इतना ज़्यादा लोन दे दो कि फिर दिक्कत हो जाए। डिमांड लोन्स क्या होता है? डिमांड लोन्स होता है, ये तो अभी जनरली बंद ही जैसा है कि जब बैंक आपसे डेबिट, सेम लोन का प्रोसेस सेम होता है, जब भी बैंक जो है आपका डिमांड करेगी कि भाई हमको पैसा वापस चाहिए, दैट मीन्स यू हैव टू प्रोवाइड द मनी बैक टू द बैंक। तो ऐसे हम लोग लफड़े में पड़ते नहीं, हम लोग नॉर्मल शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म लोन पे ही जाते हैं। और शॉर्ट मीडियम टर्म लोन की खासियत होती है कि आप गए आराम से इजीली अपना कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड किया, आपको लोन मिल जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फिर आता है आपका कैश क्रेडिट। अब ये भी थोड़ा सा अलग है, दोनों के प्रोसेस आप समझ लीजिए। देखिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। क्या कि जो हम लोग लोन लेने जाते हैं, तो जब भी हम लोग लोन लेते हैं तो बैंक ऑलवेज ओपन अकाउंट। जैसे हम कह लें मिस्टर ए, तो मिस्टर एज लोन अकाउंट खुल जाएगा, ठीक। अब लोन अकाउंट में आपका जो भी सम आप लोगे, जितना मान लीजिए हम कह दें गरीब आदमी तो 1 लाख रुपए ले लिया। अब 1 लाख रुपए जो है इस लोन अकाउंट में आपके चला जाएगा। अब हम इंटरेस्ट रेट बैंक हमको बता दिया 10% आई विल चार्ज, ये हमारा इंटरेस्ट है। अब बताइए फर्स्ट ईयर यानी पहला साल हमारा ख़त्म, तो हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हमने लिया था लोन जो है 2020 में, तो हमको इंटरेस्ट देना होगा 2021 में। 2021 में कितना इंटरेस्ट देंगे? तो 1 लाख का 10%, 12,000 होगा, नहीं 10,000 होगा। अच्छा, तो 10,000 हम लोग देंगे इंटरेस्ट। हम लोग मान लीजिए लिए हैं 2 साल के लिए, ठीक, ये 2 साल हमारा पीरियड है। तो फर्स्ट ईयर देंगे 10,000, सेकेंड ईयर भी देंगे कितना? 10,000। तो टोटल हो गया, हमने इंटरेस्ट पे किया। लेकिन सेकेंड ईयर में क्योंकि 2 ही साल का लोन था, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट प्लस जो प्रिंसिपल रहेगा 1 लाख वो भी, यानी सेकेंड ईयर में हम कितना देंगे? तो 1,10,000। कोई वेरिएशन नहीं, ईजी है, सिंपल आप लॉजिक ये है। अब ये तो हो गया आपका नॉर्मल लोन का प्रोसेस। जो नॉर्मल लोन का प्रोसेस होता है वो इस तरीके से होता है। अब जो आपका कैश क्रेडिट होता है उसमें थोड़ा प्रोसेस अलग होता है, वो जनरली थोड़ा गरीब लोगों को दिया जाता है और जो फार्मर्स होते हैं जो उन लोगों को दिया जाता है। अब इसमें क्या है, इसमें जितना पैसा हम निकालेंगे, सपोज़ 1 लाख रुपए का हमने लोन साइन करा लिया। अब 1 लाख रुपए का जब लोन साइन होगा तो पूरा प्रोसेस सेम रहेगा, द प्रोसेस विल बी सेम। लेकिन अब 1 लाख रुपए का है तो भाई 1 लाख तुरंत हम निकालेंगे नहीं, हमको ज़रूरत पड़ी फर्स्ट मंथ में 10,000 की। अब 10,000 की ज़रूरत पड़ी तो हम 10,000 रुपये निकालेंगे, तो इंटरेस्ट रेट हमारा 10% है। फिर ऐसा करके हमने निकाला, फिर सेकेंड मंथ में कुछ नहीं निकाला, थर्ड मंथ में हमने फिर निकाला 5,000, ऐसे करके फिर फोर्थ मंथ, ऐसे करके निकालते गए। तो जितना पैसा निकाला है हमने अब तक अपने अकाउंट में और जितने वेरिएशंस पे निकाला उतने पे ही केवल इंटरेस्ट चार्ज होगा, बस। रेस्ट आपका अमाउंट मान लीजिए हमारा 2 साल पूरा होने तक हमने केवल उस अकाउंट से 80,000 रुपये ही निकाल पाए थे टोटल में, तो 80,000 पे ही इंटरेस्ट लगेगा। तो 80,000 पे 10% के हिसाब से 8,000 रुपये इंटरेस्ट। इसका कैलकुलेशन थोड़ा अलग होता है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि 8,000 रुपये आपको लगा। जनरली ऐसे हम ऊपर कितना दे रहे थे? तो 10,000 दे रहे थे, चाहे आप निकालिए पूरा चाहे मत निकालिए, उससे बैंक को मतलब नहीं। आपने इंटरेस्ट लिया है, सॉरी लोन लिया है, तो इंटरेस्ट आप उस पर दोगे एज इट इज़। तो यहाँ पे क्या, यहाँ थोड़ी सी रिवायत बैंक आपको प्रोवाइड करती है कि चलिए आप थोड़ा कम दे सकते हैं, जितना निकालिए उतने पे दीजिए। तो ये आपका कैश क्रेडिट और लोन, नॉर्मल लोन्स में अंतर होता है। तो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ओवर करते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे फंक्शंस जो बाकी हैं। जैसे प्राइमरी फंक्शन तो हमने आज देख लिया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और एडवांसिंग लोन्स। फिर बैंक के 4 फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी,
फिर आपका एक एजेंसी फंक्शंस हो जाएगा, एक जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, 4 होते हैं। एक हमने देख लिया, 3 हम लोग और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और हो सके तो उसी वीडियो में हम लोग फिर क्रेडिट क्रिएशंस के बारे में देखेंगे। तो आप इसको एक बार समझ लीजिएगा, समझ के कर लीजिए। थैंक यू।